नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल एजुकेशन में। और देखते हैं दोस्तों कि अभी बीच में कुछ कमेंट आ रहे थे, एसएससी के क्वेश्चन पेपर डालने हैं। तो मुझे एक सैम्पल पेपर मिला है दोस्तों। ये जस्ट मतलब जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेके आया हूँ दोस्तों। आज कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे और रैपिड फॉर्म में चलेंगे। मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। और दोस्तों ये है कि पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें आप, जिससे कि आप लिख सकें या फिर बता सकें। वीडियो यदि ज़रूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम चालू करते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज अप्लीकेबल टू। हिंदी में यदि पढ़ूँ तो संरचनात्मक विश्लेषण का आघूर्ण वितरण पद्धति इनमें से किस पर लागू होती है। अब यहाँ देखिए आंसर सीधे है, संरचनात्मक विश्लेषण का आघूर्ण वितरण पद्धति स्थिर किंतु स्थैतिकता अनिर्धारित संरचनाओं पर लागू होती है। जैसे इसमें डायरेक्ट आप कह सकते हैं स्टेबल रहता है बट स्टैटिकली इनडिटरमाइंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, फॉर एनी स्ट्रक्चर व्हेन बोथ एंड हैव रोलर सपोर्ट देन द स्ट्रक्चर विल बी। यदि किसी संरचना के दोनों सिरों पर रोलर आलंब हो तो संरचना होगी, ये अनस्टेबल होगी दोस्तों। क्यों होगी कि रोलर सपोर्ट जब रहेगा तो ये आगे भी लेटरल मूव भी हो सकता है, या फिर मोमेंट यदि आ गया तो एक तरफ से रोलर सपोर्ट होने की वजह से मोमेंट भी इसमें घूर्णन कर सकती है कोई भी स्ट्रक्चर। थर्ड है दोस्तों, द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए बीम सोन इन फिगर। इस फिगर में देखिए एक 10 टन का एक मीटर पे आघूर्ण लगा हुआ है। अब देखिए इसका कैसे मतलब शियर फोर्स डायग्राम होगा तो कैसे होगा। यहाँ जैसे इस पिक में देख सकते हैं दोस्तों आप कि ये देखिए 10 टन का लग रहा है 1 मीटर पे आघूर्ण, और ये 10 मीटर इसका स्पैन है। तो होता क्या है कि जो शियर फोर्स लगेगा वो तो हमारा जो रिएक्शन हम निकालेंगे वो रिएक्शन के ही हिसाब से शियर फोर्स लगेगा। शियर फोर्स के लिए हमने ये देखिए यहाँ पे 1 टन का शियर फोर्स आया है जो पूरा रेक्टेंगल में आएगा, जबकि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वर्टिकली यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव होगा, क्योंकि इस टॉर्क की वजह से इस पे पॉजिटिव बेंडिंग आएगी, एक पे निगेटिव बेंडिंग आएगी। ये दोस्तों कंफर्म हो गए। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे कि जैसे देखिए इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज्ड बाय 10 फोल्ड्स एंड कीपिंग क्रॉस सेक्शन एरिया अनचेंज्ड देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी। यदि आयताकार धरन की चौड़ाई 10 गुना कर दी जाए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखा जाए तो अधिकतम अपरूपण प्रतिबल का मान क्या होगा। यहाँ देखिए दोस्तों रिमेन्स रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि शियर फोर्स जो एरिया पर डिपेंड करता है, और यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखा जाए। मतलब क्षेत्रफल जब चेंज हुआ ही नहीं तो एरिया तो सेम रहेगा, तो जो भी शियर फोर्स आएगा उसका सेम वैल्यू आएगी, इसलिए ये रिमेन्स रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कि सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ स्पैन ऑफ 3 मीटर एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर हैज अ शियर फोर्स एट मिड स्पैन ऑफ। अब यहाँ देखिए दोस्तों कह क्या रहा है, 3 मीटर स्पष्ट विस्तार की शुद्धालंब धरण पर 10 किलोन्यूटन पर मीटर का संवर्धित भार है, धरन के लंबाई के बीचों बीच आने वाला कर्तन बल क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन आपको देखना है दोस्तों। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। इसमें ये यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल लगने के बाद देखिए इन्होंने आरए प्लस आरबी, जैसा हम लोग रिएक्शन के लिए निकालते हैं, टोटल वर्टिकल लोड अपोजिट दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन के उसको इक्वल करते हैं, फिर मोमेंट लेते हैं किसी एक सपोर्ट के थ्रू, और वहाँ से फिर आरए और आरबी दोनों की वैल्यू निकालते हैं। और दोनों निकालने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आता है दोस्तों। अब कहेंगे कैसे ये आया, तो जो एक्स एक्स सेक्शन था उस पर हमने एक इक्वेशन बनाई जो कि एफ एक्स आई, आर बी माइनस 10 इंटू एक्स हुआ, जबकि आर बी की वैल्यू 15 आई। एक्स की वैल्यू फिर कितनी हम पुट करेंगे, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारी 3/2 हो जाएगी, इसलिए ये 10 में हमने ये 3/2 का डिवीजन दे दिया, इसलिए ये 15 आया, और ये टोटल कितनी आ गई वैल्यू, 0 आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे 0 होगा। ज़्यादातर क्या गलतियाँ होती हैं कि तुरंत आप देखते हैं क्वेश्चन और कैलकुलेशन में आ जाता है 15 30 डिवाइडेड 2, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की बातें हैं दोस्तों। 6th क्वेश्चन में, इफ़ ए पॉइंट लोड एक्टिंग एट अ मीड स्पैन of a fixed beam of uniform section produced fixed end moment of 60 Newton meter, then same load spread uniformly over the entire span will produce fixed end moment equal to।
क्या कह रहा है, यदि एक समान सेक्शन के स्थिर भीम के मध्य विस्तार के में कार्य कर रहा पॉइंट लोड 60 किलो न्यूटन मीटर नियत अंत मोमेंट पैदा करता है, तो समान भार के विस्तार पर एक समान फैलाव से नियत अंत मोमेंट कितना होगा। ये 60 किलो न्यूटन के हिसाब से जो एंड मोमेंट है वो जितना इन्होंने दे रखा है, यदि उसको हम यूडेल कर दें तो वो कितना होगा। अब यहाँ से दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि देखिए अधिकतम नमन गुण क्या होगा, बद्ध धरण पर यदि बिंदु लोड पॉइंट लोड लगा हो तो WL/8 होगा, जिसमें कि W क्या होगा, UDL का जो वैल्यू है वो और इनटू जो लेंथ है वो दोनों इसमें कैलकुलेट होगी, जो स्पैन हम कह सकते हैं। अब देखिए यदि इतना ही भार संवितरित लगा हो तो अधिकतम कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट जो होगा WL²/12 होगा। अब WL²/12 को हम किस तरह से डिफाइन करें कि W8/8 आ जाए और ये 60 न्यूटन की वैल्यू हम वहाँ पुट कर दें। तो जैसे यहाँ पे देखिए L को हमने 2 बार में तोड़ दिया, 8 का और अपॉन 8 का इंटू किया, इसके बाद WL/8 देखिए अलग आ गया, जो कि ये W मिलके हमारा क्या आ गया, कैपिटल W आ गया, और बाकी जो एक L है वो सिंगल L रह गया और 8/12। यहाँ से फिर हम WL/8 की ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो इसमें 40 किलो न्यूटन आंसर होगा। और ये 7 नंबर क्वेश्चन पे ये क्या बता रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बिल्ट बीम इन सोन इन द फिगर बिलो द शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय। निर्मित बीम का नमन आघूर्ण नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है। बीम के अपरूपण बल का वितरण को दर्शाया जा सकता है, वो कैसे। क्या है कि एक इन्होंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हमें शियर फोर्स का हमें डायग्राम निकालना है। इसका सॉल्यूशन यदि देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि dm/dx जो होता है वो v होता है। यदि हम एक मोमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो शियर फोर्स हमारा आता है। तो A से C तक ढलाने का मान नियत है तथा नमन आघूर्ण आरेख का मान बढ़ रहा है, अतः अपरूपण बल आरेख नियत तथा धनात्मक होगा। ये देखिए जब यदि ये लीनियर ही बढ़ता है, आपने देखा होगा जब बेंडिंग मोमेंट लीनियर जाता है तो शियर फोर्स का जो वैल्यू होती है वो हमारी कांस्टेंट आती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि C से E तक देखिए ये जो पोर्शन है इसमें एक अलग वैल्यू होगी शियर फोर्स की, इसमें जो होगी ये एक अलग वैल्यू होगी। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए किस हिसाब से डायग्राम बना हुआ है, तो इसका जो होगा एक पॉजिटिव शियर होगा, एक तरफ निगेटिव शियर होगा। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे देखिए कहता है समर्थन आधार A की प्रतिक्रिया है, जो भी है यहाँ पे हमें A का रिएक्शन निकालना है। अब A का कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं RA+RB तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम फिर मोमेंट लेंगे, मोमेंट लेने के बाद क्या आ जाएगा कि हमारा RA की वैल्यू आ जाएगी, RA की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमारा 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। बट ये दोनों का जो रिएक्शन होगा दोस्तों ये अपोजिट होगा, दोनों का रिएक्शन अपोजिट होगा। जैसे RA का क्या होगा -40, मतलब ये उल्टा नीचे की तरफ ये लगेगा, जबकि B की जो रिएक्शन होगी रेजिस्टेंस की वो टॉप की तरफ होगी। इसलिए हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड ऑब्लिक 40 किलो न्यूटन नीचे की ओर। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि एक समान अवलंबित धरन जिसकी लंबाई L मीटर है तथा स्पैन W है वहन कर रही है, तो अधिकतम मोमेंट क्या आएगा। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरीज अ यूनिफॉर्म लोड W। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, WL²/8 आता है, जबकि यहाँ देखिए जो स्मॉल w है उसको UDL इंटू यदि लेंथ से हम इंटू कर दें तो कैपिटल W आता है। बस केवल वैल्यू यही है, WL/8 आएगी इसकी वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज विच विल कॉज द ओवरऑल टोटल कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज। सुघट्य कब्जों की संख्या जिनके कारण किसी संरचना का पूरी तरह विफलन होता है। इसका आंसर सीधे मैं बताता हूं दोस्तों, यदि सुघट्य कब्जों की संख्या स्थैतिक अनिर्धारितता कोटि से एक अधिक है तो संरचना विफल हो जाएगी। यानी इसका आंसर सीधे ए है, 1 मोर देन द ऑर्डर ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंसी, स्थैतिक अनिर्धारणीय कोटि से एक अधिक। ये चीज़ आप बिल्कुल देख लीजिए। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फिर कि द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L इन सोन इन द फिगर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए वहाँ हमने बेंडिंग मोमेंट से हमने शियर फोर्स निकाला था, यहाँ शियर फोर्स दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हमें निकालना है।
अधिकतम बंकन आघूर्ण जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो निकालना है। यहाँ देख सकते हैं आप कि सॉल्यूशन में एस एफ डी दोनों तरफ दिया हुआ है। हमारी जो कंसिडरिंग है वो इस तरह की है कि ए का जो एरिया बन रहा है, अब यहाँ इसकी वजह से फोर्स कितना जनरेट होगा। ये जब रेक्टेंगल रहता है तो ये आप समझते हैं कि जब पॉइंट लोड लगता है तभी रेक्टेंगल हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनता है। तो रेक्टेंगल के लिए पॉइंट लोड हो गया। पॉइंट लोड कैसे होंगे ये यहाँ पे देखिए शो किया हुआ है दोस्तों। और इसका फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस हिसाब से होगा, जब ये 2 पॉइंट लोड लगते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस हिसाब का आता है, जो कि एक ट्रेपेजोडियल शेप का मिलेगा। जैसे देखिए डी पर कर्तन भार कितना होगा, एफ डी इजकल टू माइनस डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू होगा ऊपर की ओर जो एफ डी पे आएगा। फिर आएगा एफ सी प्लस एफ डी इजकल टू 0, क्योंकि टॉप और नीचे से जो आ रहे हैं वो निश्चित है कि 0 होंगे। अब यहाँ से फिर एफ सी क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, जस्ट एफ डी के अपोजिट, तो डब्ल्यू नीचे की ओर लगेगा। इसी प्रकार बिंदु ए पर निकालेंगे, एफ ए इजकल टू डब्ल्यू, एफ ए इजकल टू डब्ल्यू ऊपर की ओर हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। फिर बिंदु बी पर आएंगे तो एफ ए प्लस एफ बी इजकल टू 0, यानी एफ बी बराबर माइनस ए एफ ए आएगा और एफ ए की वैल्यू डब्ल्यू है जो कि निगेटिव शो करेगा। इस हिसाब से हम दोस्तों इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। शियर स्पैन इज डिफाइंड एज द जोन वेयर, यानी कर्तन लंबाई को एक क्षेत्र की तरह परिभाषित किया जाता है जहां देखिए क्या होता है, डायरेक्ट सी आंसर मैं बताता हूं, अपरूपण बल अचर हो। वह सेक्शन जहां पे जैसे देखिए धरण की किसी लंबाई में यदि अपरूपण बल नियत हो तो वह लंबाई कर्तन लंबाई वह पार्ट कर्तन पार्ट कहलाता है। अब कांस्टेंट होगी, जैसे कहीं कहीं आपने सुना होगा या फिर मैंने कहीं एक बार बताया भी है कि शियर जोन जहाँ पे रहता है वहाँ रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है। तो वो जो शियर जोन वाला जो एरिया है वो कांस्टेंट हो जाता है शियर फोर्स, इसलिए वहाँ पे इस तरह के वर्क आते हैं या फिर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। अब अ 3 हिंज्ड आर्च इज हिंज्ड एट सपोर्ट एट, 3 कब्जेदार डॉट में 2 कब्जे आधारों पर और तीसरा कब्जा निम्नलिखित पर होता है। अब डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, एनी वियर इन आर्च हो सकता है इसका आंसर। 3 कब्जेदार डॉट में 2 कब्जे आधारों पर तीसरा कब्जा डॉट में कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम मिडिल में ही दें या फिर सेंटर में दें। अब देखिए द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप जरूर बता सकते हैं कि जहां बंकन आघूर्ण चिन्ह बदलता है नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पॉजिटिव से जहां निगेटिव साइन बदलता है बेंडिंग मोमेंट, उसको हम नति परिवर्तन बिंदु करते हैं। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम विद लेंथ एल एंड विद पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द एंड इज, मतलब लंबाई एल तथा छोर पर पॉइंट लोड वाले डब्ल्यू के कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखिए डब्ल्यू न्यूटन आएगा, डब्ल्यू में जो यूडीएल है इंटू जो लेंथ है वो एल आएगी, क्योंकि ये सीधे डब्ल्यू इंटू एल कर देंगे, वही इसका बेंडिंग मोमेंट होगा। अब देखिए अ बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 रोलर लेइंग इज द सेम प्लेन, द बीम इज स्टेबल, समतल पर एक बीम 3 रोलर पर आश्रित है। बीम के लिए डायरेक्ट मैं आपको आंसर यदि बता दूं तो आंसर इसका बी है कि फॉर लोडिंग विद नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द बीम, बीम की दिशा में अवयव रहित लोडिंग है, क्योंकि एक समतल बीम है और 3 रोलर पर आश्रित है कि केवल एक कंडीशन में ये अनस्टेबल हो सकती है, जब इस पर टिल्ट लोड लगे। यदि वर्टिकल लगेगा तो ये स्टेबल रहेगी और यदि टॉर्क लगेगा तो अनस्टेबल रहेगी, और सिंपल रहेगा तो सिंपल स्टेबल रहेगी। उपरोक्त चित्रों से स्पष्ट है कि रोलर आधारित धरण सभी स्थायित्व में होगी जब धरण पर धरण की दिशा में कोई भी भार कार्य न कर रहा हो। ये चारों कंडीशन दे रखी है दोस्तों, आंसर भी मैंने आपको बता दिया 17 क्वेश्चन पे कि आर रेक्टेंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट M has a constant width, the variation in depth will be proportional to। अब क्या बोल रहा है, बंकन आघूर्ण जो है M के अधीन समान सामर्थ्य वाली आयताकार बीम की चौड़ाई समान है। यदि बेंडिंग मोमेंट समान है और आयताकार बीम की चौड़ाई भी समान है तो इसकी गहराई में परिवर्तन इसका कितना अनुपात होगा। यदि फिर से क्वेश्चन में समझाना चाहूँ तो जो बंकन आघूर्ण M के अधीन समान सामर्थ्य वाली आयताकार बीम की चौड़ाई सेम है, इसकी गहराई में परिवर्तन किसका अनुपातिक होगा।
यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों सीधे आंसर की सी जो बंकन आघूर्ण m के अधीन समान सामर्थ्य वाली आयताकार धरन की चौड़ाई समान है तो इसकी गहराई में परिवर्तन √m के अनुपातिक होगा। ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, निम्न में से कौन से बीम में कॉन्ट्रा फ्रैक्चर बिंदु होने की संभावना है। कैंटिलीवर बीम इसमें तो होती नहीं है, जानते हैं आप। सिंपली सपोर्टेड बीम ये में भी हो सकता है, आगे निकले हुए हिस्से ओवरहैंग बीम, इसमें से कोई भी नहीं। लेकिन ओवरहैंग जब बीम आ जाती है दोस्तों तो इसमें निश्चित है कि आपका किसी तरह का लोड हो तो कॉन्ट्रा फ्रैक्चर बनता ही बनता है। तो धरन के जिस बिंदु पर नमन आघूर्ण अपना बदलता है वह बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। प्रास धरन में नति परिवर्तन बिंदु नहीं होता है, नति परिवर्तन बिंदु आगे निकली हुई ओवरहैंगिंग धरन में होता है। अब 19वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि द इन्फ्लुएंस लाइंस फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू, किसी भी प्रतिबल फलन स्ट्रेस फंक्शन की प्रभावी रेखाएं इन्फ्लुएंस लाइन का उपयोग ... के कारण अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए होता है। ये दोस्तों जल्दी किताब में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे एक लेके आया हूँ, जबकि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि केवल एक बिंदु भार, केवल एक समान प्रभावी भार, एक से अधिक बिंदु भार, ये सभी विकल्प सही हैं। फिर से यदि आप देखें डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रतिबल फलन की प्रभावी रेखाओं का उपयोग निम्न के कारण अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए है। जैसे कौन कौन से मान को अधिकतम प्राप्त करने के लिए है? एकल बिंदु भार, एक समान प्रभावी भार, एक से अधिक बिंदु भार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जैसे फॉर ए डिजाइन फॉर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान भार के अंतर्गत साधारण आश्रित बीम के डिजाइन के लिए की जांच की जाती है। कौन कौन सी जांच की जाती है? यहाँ यदि आप देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे बी आंसर दे रखा है। समान सुधारबल धलन के लिए विकल्प के नमन आघूर्ण का मान केंद्र पर तथा अपरूपण बल का मान आलंब पर ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इस यहाँ पर इनका मान अधिकतम होता है। अब जो दोस्तों थर्ड ईयर में होंगे आप लोग, वो आरसीसी जो पढ़ रहे होंगे वो भली भांति इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, लेकिन जो अभी सेकेंड ईयर या फिर उससे नीचे होंगे तो ये ज़रूर नोट कर लें या फिर कहीं एक जगह लिख लें कि ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट? बेंडिंग पहला क्या कंडीशन दे रखा है? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑन द स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन पोजीशन ऑफ लोड। सेकंड है बेंडिंग मोमेंट एट गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट लोड। इसमें दोनों दे रखा है, गिवन पोजीशन एट लोड भी दे रखा है, फिर पॉइंट लोड के थ्रू है। हिंदी में यदि मैं बताऊँ तो बंकन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रभाव रेखा क्या इंगित करती है? दिए हुए भार की स्थिति के संरचना के किसी भी खंड में बंकन आघूर्ण या किसी भी भार बिंदु के लिए दिए गए खंड का बंकन आघूर्ण। तो इसमें से देखिए दोस्तों बी आंसर सही होगा, यानी ओनली बी सही होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु भार के लिए दिए गए खंड का बंकन आघूर्ण निकला जाता है, न कि स्थिति के लिए संरचना के किसी भी खंड में। अब देखिए द स्लोप ऑफ कर्व SFD एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू, क्या बता रहा है कि शियर फोर्स डायग्राम के वक्र का प्रणव स्लोप किसी भी खंड के लिए किसके बराबर होता है? यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर दिखाता हूँ दोस्तों कि खंड पर भार आरेख के कोटि के हिसाब से, जैसे द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन, इसके बराबर होता है। क्यों होता है? dF/dx इक्वल टू W आ जाता है। अब देखिए अंडर अ बीम लोडिंग कंडीशन इफ द बीम मोमेंट इज कंस्टेंट ओवर अ सर्टेन स्पैन लेंथ देन द शियर फॉर वुड बी, एक भारित धरन के तहत यदि बल आघूर्ण एक निश्चित लंबाई तक स्थिर है तब उसके लिए कर्तन बल होगा। अब इसका आंसर दोस्तों ए है, जो कि 0 होगा। क्यों होगा? कि एक भारित धरन के तहत यदि बल आघूर्ण एक निश्चित लंबाई तक फिक्स रहता है वो 0 होना तय है, क्योंकि dm/dx होता है और हिंज्ड बिंदु पर x बराबर 0 पर नमन आघूर्ण 0 होगा। ये जस्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों यही 23 क्वेश्चन। अब मुझे विदा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।